फेडरल गवर्नमेंट का मेन फीचर इसके कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन और रिजिड होना है, जहां पे इसमें चेंजेस आसानी के साथ नहीं हो सकते। इसमें चेंज लाने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अपनाई जाती है। लेकिन हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल एलिमेंट के साथ साथ ही डायनेमिक सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग लॉ के सप्लाई को भी इंश्योर किया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे सोसाइटी बदलती जाएगी तो उसके डिमांड्स बदलते जाएंगे, तो उसके डिमांड्स के अकॉर्डिंगली लॉ भी चेंज होते रहेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड फीचर के साथ साथ इसका फ्लेक्सिबल फीचर को भी अपनाया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि इनमें कुछ जो प्रोविजंस होंगे उनमें एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू और कुछ प्रोविजंस में एक स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू चेंजेस हो सकते हैं। और आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इसी अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। जनरल टर्म में अमेंडमेंट का मतलब लॉ के क्षेत्र में किसी भी स्मॉल चेंज से होता है, जो कि एडिंग या कटिंग के थ्रू हो सकता है। इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस अमेंडमेंट के प्रोविजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस सिलसिले में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये कहना था कि फ्यूचर में ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे कंडीशन जिनकी वजह से लॉ में चेंज करना ज़रूरी हो जाएगा, तो उन डिफ़िकल्टीज से बाहर निकलने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्टेबिलिटी, एक फ्लो बनाए रखने के लिए इसमें अमेंडमेंट ज़रूरी हो जाएंगे। और इसी वजह से अमेंडमेंट फीचर को आर्टिकल 368 के अंडर में रखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि परिवर्तनी ही संसारे मृत्यु को न जायते, अर्थात परिवर्तन ही इस मरणशील संसार का नियम है और वही व्यक्ति सरवाइव कर पाता है जो इस चेंजिंग सोसाइटी के साथ साथ अपने आप को चेंज कर सकता है। आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट के तीन फॉर्म्स बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ 1/2 स्टेट्स का रेटिफिकेशन है। इनमें सबसे पहला जो है सिंपल मेजॉरिटी, वो इन प्रोविजंस के लिए किया जाता है, इन प्रोविजंस में एप्लीकेबल होता है। सिंपल मेजॉरिटी को हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कोई लॉ पास होना है पार्लियामेंट में और उस टाइम पे उसमें 100 मेंबर्स हैं, तो ऐसे ही उस लॉ पे 50 मेंबर्स के ऊपर लोग अपनी कंसेंट देंगे, तो इस मेजॉरिटी को हम सिंपल मेजॉरिटी कहेंगे। और अब आते हैं हम दूसरे टाइप पे, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी है। तो पार्लियामेंट के सिलसिले में स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ कि जो टोटल और उपस्थित मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी जो होगी वो स्पेशल मेजॉरिटी कही जाएगी। यहाँ पे 2/3 का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक पार्लियामेंट में 90 मेंबर्स हैं, तो इनको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 30-30-30 का आएगा। तो इसमें जब 2 30 मिलके एक पार्ट में चले जाएंगे तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाएगा। पार्लियामेंट में जब भी किसी फेडरल एलिमेंट्स के सिलसिले में कोई प्रोविज़न अमेंड करना होता है तो उस सिलसिले में इस तरह की मेजॉरिटी ज़रूरत होती है, जहां पे स्पेशल मेजॉरिटी दैट मीन्स कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ 1/2 स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है। तो इस सिलसिले में कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहला केस आएगा शंकरी प्रसाद का और दूसरा केस आएगा सज्जन सिंह का। इन दोनों ही केसेस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। कोर्ट ने ऐसा कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, इवन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आता है गोलकनाथ का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड हैं। ये पार्ट 3 को इफेक्ट नहीं कर सकती, अर्थात फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती। और इसके बाद थर्ड और सबसे मेन और सबसे माइलस्टोन केस, जिसको केशवानंद भारती के नाम से जानते हैं, जिसको फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट किया, इसको यहाँ पे ले डाउन किया और ये कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो किसी भी तरह से ये जो इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनको हम नहीं कर सकती। और अब अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, तो ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है। ये एक तरह से अप्लाइड डॉक्ट्रिन है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात करता है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पिरिट को ले डाउन करते हैं, स्पिरिट को डिफाइन करते हैं। और इनके बारे में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट से रिलेटेड इन बेसिक फीचर्स को हार्म करने का कोई भी अधिकार नहीं है। स्टार्टिंग में केशवानंद भारती में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ही एलिमेंट्स दिए हुए थे, गिने चुने 4-5 एलिमेंट्स थे, लेकिन विद इन द टाइम और केसेस के साथ में इसमें एलिमेंट्स बढ़ते चले गए और प्रेजेंट टाइम में ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और आई होप कि आपको आज आर्टिकल 368 के मेन प्रोविजंस के साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के भी मेन प्रोविजंस समझ में आए होंगे। बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।